हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसी जा रही है आपकी प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज? आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज का पार्ट टेस्ट 2, है ना, जिसका सिलेबस है जूलॉजी में लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सीधे सीधे शब्दों में कहे तो कंकाल तंत्र और तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। आइए डिस्कस करते हैं इस पेपर को। क्या क्या पूछा गया है आपसे। यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जहां लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमारे काम की चीज जो है वो यह है, हमें यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग ढूंढना है? स्मूथ मसल्स, यानी कि चिकनी पेशियों के संदर्भ में। किसके संबंध में? चिकनी पेशियों के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है। ये हमारे काम के पॉइंट हैं दो। एक हमें ढूंढना है चिकनी पेशियों को, दूसरा ढूंढना है उसमें करेक्ट स्टेटमेंट को। पहले स्टेटमेंट में कहा गया है स्मूथ मसल सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, चिकनी पेशी कोशिकाएं बहुनाभिकीय होती हैं, तो जी नहीं, चिकनी पेशियां बहुनाभिकीय नहीं होती हैं। बहुनाभिकीय जो होती हैं वो स्केलेटल मसल्स या कंकाली पेशियां होती हैं। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है? गलत है। दूसरे में कहा गया है द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन स्मूथ मसल्स इज वेल डेवलप्ड एंड एक्ट एज स्टोरेज साइट फॉर कैल्शियम आयन। ये जो स्टेटमेंट है कि चिकनी पेशियों में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छी तरह से विकसित होता है और कैल्शियम आयनों का भंडारण स्थान के रूप में कार्य करता है, ये स्टेटमेंट भी जो है वो कंकालीय पेशियों के लिए सही है। तीसरे में कहा गया है स्मूथ मसल्स लैक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सार्कोमियर। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि सार्कोमियर जो है वो कंकालीय पेशियों के लिए कहा जाता है। सार्कोमियर सीन इन स्केलेटल मसल्स, के स्मूथ मसल में जो है वो लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सार्कोमियर का, कि सार्कोमियर देखने को नहीं मिलता है। वो देखने को मिलता है किसमें? कंकाल में। मतलब ये वाला है कैसा कि चिकनी पेशियों में सार्को की संरचना की कमी होती है। ये बात कैसी है? हमारी सही है। चौथे में कहा गया है कि सार्कोलेमा इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल। जैसा कि अभी आपसे कहा कि सार्कोमियर जो है वो स्केलेटल मसल में एक इकाई के रूप में कार्य करती है, एक यूनिट के रूप में कार्य करती है। वो स्मूथ मसल में एक यूनिट के रूप में कार्य नहीं करती है। मतलब हमारा जो सही स्टेटमेंट निकला है वो क्या है? सिर्फ सी। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी ऑप्शन वाला है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट में पूछा गया है दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें ढूंढना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहले में कहा गया है ऑस्टियोपेरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स, के अस्थि सुसरता, अस्थि द्रव्यमान में कमी ये है और अधिक टूटने के अवसर द्वारा अवलक्षित होती है। ये बात सही है। मतलब हमारा पहला कथन कैसा है? सही है। दूसरे में कहा गया है कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपेरोसिस इज इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। तो यहां पर उन्होंने कह दिया है कि अस्थि सुसरता का सामान्य कारण जो है ईस्ट्रोजन के स्तर का बढ़ना है। ये बात गलत है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में ईस्ट्रोजन लेवल जो है वो बढ़ता नहीं है, ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो कम होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। कि कथन एक और दो दोनों सही है, कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है? इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है बी इज प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट ए ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, के कशेरुक दंड की दो निकटवर्ती, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, दो निकटवर्ती अस्थियों की बात करें के बीच में उपास्थि उपस्थित होती है। मतलब हमारा ए जो है वो है बोन्स और बी जो है वो है हमारा क्या? कार्टिलेज, है ना। अब ऐसा में कहां देखने को मिल रहा है कि ए है कार्टिलेज, बी है बोन। ए है कार्टिलेज, जी नहीं, ए है हमारे पास बोन और बी है कार्टिलेज। ए है स्मूथ मसल और बी है इंटरकैलेटेड डिस्क, कि ए है हमारे पास चिकनी पेशी और बी है अंतर्विष डिस्क, नहीं है। ए है हमारे पास स्मूथ मसल और बी है कार्टिलेज, के ए है चिकनी पेशी और बी है उपास्थि, ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा इसका? डी। ए हमारे पास क्या है? बोन है और बी हमारे पास क्या है? कार्टिलेज है।
ए हमारे पास अस्थि है और बी हमारे पास क्या है, उपास्थि है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर फिर से उन्होंने दो स्टेटमेंट दिए हैं और फिर से वही पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन से स्टेटमेंट गलत हैं। कि हाई कैल्शियम लेवल कॉजेज रैपिड स्पॉज्म इज कॉल्ड एज टेटेनी। देखो ये बात तो सही लिखी है, कॉजेज रैपिड स्पॉज्म इज कॉल्ड टेटेनी। कि यहां पर जो है तीव्र ऐंठन को अपताने का कहते हैं, ये बात सही है, लेकिन उसका कारण कैल्शियम का उच्च स्तर नहीं है, हाई कैल्शियम नहीं है, एक्चुअली में वहां पर लो कैल्शियम लेवल है। मतलब हमारा पहला स्टेटमेंट कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरे में कहा गया है मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो ये बात भी गलत है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। कि पेशीय दुष्प्रेषण एक स्व प्रतिरक्षा विकार है, तो जी नहीं, ये स्व प्रतिरक्षा विकार नहीं है। मतलब हमारे दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है डी, कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। कि कथन 1 और कथन 2 दोनों ही कैसे है, गलत है यहां पर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है, चूज द करेक्ट आंसर, हमें ये ढूंढना है, ये हमारे काम का पॉइंट है। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, नीचे ऑप्शंस दिए गए, हमें उनमें से सही ढूंढना है। पहले में कहा गया ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड ऑफ 2 एफ एक्टिन्स, एफ मतलब यहां पर फिलामेंटस है, कि प्रत्येक एक्टिन तंतु 2 एफ एक्टिनों का बना होता है, ये बात सही है। मतलब हमारा एक ऐसा है, सही है। Each F actin is a polymer of monomeric G या ग्लोबुलर एक्टिन, ये बात भी सही है कि ये बहुत सारी G एक्टिन से मिलकर बनता है। कि प्रत्येक F एक्टिन मोनोमर, और मोनोमर इसका क्या है, G एक्टिन, इकाइयों का बहुलक है, ये बात भी कैसी है, सही है। मतलब हमारा ए और बी स्टेटमेंट दोनों ही कैसे हैं, करेक्ट है। तीसरे में कहा गया है ईच मायोसिन फिलामेंट इज ए पॉलीमराइज, हमने कि हाँ ये बात तो सही है कि ये भी एक क्या है, पॉलीमर है। कि प्रत्येक मायोसिन तंतु एक बहुलक होता है, ये बात सही है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो एक प्रोटीन है। वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो क्या है, एक प्रोटीन है। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। नेक्स्ट में चलेंगे। ईच मीरोमायोसिन हैज 2 इंपोर्टेंट पार्ट, एक ग्लोबुलर हेड, जी हाँ उसमें एक ग्लोबुलर हेड होता है, ए शॉर्ट आर्म एंड ए टेल। ये प्रत्येक मीरोमायोसिन के 2 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, ये बात सही है। एक छोटी भुजा सहित गोलाकार सिर, एनसीईआरटी ने ऐसा लिख के दिया है, जो एनसीईआरटी में लिखा है वही हमारे लिए सही है। तथा एक पूंछ, मतलब ये स्टेटमेंट भी कैसा है, हमारे लिए सही है। अब इन्होंने पूछा है क्या कौन से सही है, तो हमारे पास ए बी और डी सही है, जो हमें देखने को मिल रहा है कहां, बी ऑप्शन में। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए बी और डी, यानी कि आंसर बी हमारा कैसा है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट, हमारे काम की चीज ये है, द नेचर ऑफ स्केलेटल मसल, कि निम्न में से कौन सा, पहली बात है कंकाली पेशी, हमें इसके लिए ढूंढना है, और वो भी ढूंढना है कौन सा, गलत, हमें ढूंढना है इसमें से गलत। 4 ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं। दीज मसल्स हैव स्ट्रेशंस, के इन पेशियों में धारियां उपस्थित होती है, तो हाँ कंकालीय पेशियों में धारियां पाई जाती है, इसीलिए हमें रेखित पेशी भी बोल देते हैं। दे आर वॉलेंट्री मसल्स, ये बात भी सही है कि ये ऐच्छिक पेशियां होती हैं। कंकाली पेशियां हमारी इच्छा के अनुरूप ही कार्य करती है। तीसरे में कहा है कम्युनिकेशंस अमॉन्ग द सेल इज परफॉर्म्ड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क, कि कोशिकाओं के मध्य संचरण अंतर्विष्ट डिस्क द्वारा होता है। एक्चुअली में ये करेक्टर स्केलेटल मसल्स का नहीं है, ये करेक्टर कार्डियक मसल्स का है, हृदय पेशियों का। किसका है ये करेक्टर, कार्डियक मसल्स का, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, गलत है। जो गलत है वही हमारे लिए क्या है, सही, क्योंकि हमें ढूंढना ही क्या था, गलत। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, के कॉलम 1 तथा कॉलम 2 का मिलान कीजिए। यहां पर क्लेविकल है, क्लेविकल को हम लोग कहते हैं कॉलर बोन, मतलब ए का मिला देंगे हम लोग 4 से। कि जो क्लेविकल है उसे ही हम कॉलर अस्थि या हंसली अस्थि भी कह देते हैं। पेक्टोरल गर्डल जो है, अगर आप देखें कि
कि पेक्टोरल हमारा आ जाता है यहां पर स्कैपुला को अपन ने इंक्लूड करा है। ये यहां पर जॉइंट बनाता है कंधे की संधि जो जोड़ता है किससे, ह्यूमरस से। आर्टिकुलेट्स विद फोरलिम्ब, मतलब पेक्टोरल ये आ जाएगा हमारा 3। कार्पल्स की बात करें तो कार्पल्स की संख्या कितनी होती है, 8, मतलब ये हो जाएगा हमारा 2। और रिप्स की संख्या कितनी होती है, 24, 24, मतलब ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट। जो हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन डी में 4, 3, 2, 1। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही है, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाइए। चूज द इनकरेक्टली मैच्ड, एक ऐसा स्टेटमेंट हमें ढूंढना है जो गलत मिलाया गया है। पहले में कहा गया है फाइब्रस ज्वाइंट, कि फाइब्रस ज्वाइंट आपको पता होगा रेसी संधि वो होता है जिनमें बिल्कुल भी मूवमेंट, बिल्कुल भी गति देखने को नहीं मिलती है। बिटवीन फ्लैट बोन ऑफ स्कल, ये बात सही है कि स्कल या हमारे यहां पे आप देखें फ्रंटल है, पैराइटल है, ऑक्सीपिटल है, टेम्पोरल है, स्पिनॉइड है, इथमॉइड है, इन अस्थियों में किसी भी प्रकार की कोई गति देखने को नहीं मिलती है। फाइब्रस ज्वाइंट यहां देखने को मिलता है कि रेशियो जोड़ कपाल की चपटी अस्थियों के मध्य पाया जाता है, ये बात सही है। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट हिंज ज्वाइंट का टाइप है, जी नहीं, जो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है उसमें हिंज नहीं आता है, हिंज आता है साइनोवियल टाइप ऑफ ज्वाइंट में। मतलब ये वाली बात कैसी है, गलत है। और जो गलत है एक्चुअली में वही हमारे लिए क्या है, सही है, कि उपास्थि युक्त जोड़ में कब्जा संधि नहीं आती है, कब्जा संधि साइनोवियल ज्वाइंट में आती है। अगले में देखें साइनोवियल जोड़ दुराग्र संधि पाइवेट ज्वाइंट है, हाँ उसमें शामिल है ये। ऑस्टियोपोरोसिस कि अस्थि सुदृढ़ता में ईस्ट्रोजन के स्तर में कमी के कारण, तो यहां पे ये बात भी कैसी है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, फिर से वही हमें गलत और सही स्टेटमेंट यहां पर ढूंढने हैं। पहले में कहा गया है द ए एंड आई बैंड आर अरेंज अल्टरनेटली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल, कि पेशी रेशों की पूरी लंबाई में ए और आई बैंड एकांतर क्रम में पाए जाते हैं, ये बात एकदम सही है। एनसीईआरटी में बिल्कुल लिखा भी है कि ए बैंड और आई बैंड अल्टरनेटली, गहरे और हल्के बैंड कैसे है, अल्टरनेटली वहां पर पाए जाते हैं। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड एन इलास्टिक फाइबर जेड लाइन इज प्रेजेंट, कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक आई बैंड के मध्य में इसे द्विविभाजित करने वाली एक प्रत्यास्थ रेखा होती है जिसे जेड लाइन कहते हैं। मतलब हमारा ये स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, कि कथन 1 व कथन 2 दोनों ही सही है यहां पर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में है एसर्शन और रीजन, कि एडिक्वेट कैल्शियम इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, पेशियों में संकुचन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त कैल्शियम आवश्यक है। जी हां, यह बात सही है कि पेशियों में संकुचन तभी होता है जब कैल्शियम वहां पर आकर ट्रोपोनिन की एक उप इकाई जिसे बोलते हैं टीपीसी, उससे आकर के जुड़ता है। क्या यही बात नीचे लिखी है? अगर यही बात नीचे लिखी है तो हमारा आंसर होगा कि हाँ, ये इस बात का सही से स्पष्टीकरण करता है। देखिए पढ़ते हैं कि कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर रिमूवल ऑफ ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स, कि कैल्शियम ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स को हटाता है जिससे एक्टिन के सक्रिय स्थल खुल जाते हैं। मतलब हमारा सही आंसर होगा कि जो एसर्शन और रीजन, जो कथन और कारण है, वो दोनों ही क्या है, सही है, और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। Both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion, कि दोनों अभिकथन और कारण सही है और कारण अभिकथन के लिए सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया है मैच दी फॉलोइंग, एक तरफ टर्म दिए हैं, दूसरी तरफ उनका डिस्क्रिप्शन दिया है और हमें इसको मिलाना है। देखते हैं क्या क्या है। मोटर यूनिट क्या है और सार्कोमियर क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और टिटेनिंग। द फंक्शन यूनिट ऑफ मसल फाइबर, ये हो जाएगा सार्कोमियर, मतलब ये हमारा मिला दो किससे, ए से। ए मोटर न्यूरॉन एंड द मसल फाइबर, ये हो जाएगा हमारा मोटर यूनिट, मतलब ये हो गया बी। द पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड ए मसल फाइबर, यहां पर लिखा है कि एक मोटर न्यूरॉन और एक मांसपेशी तंतु के बीच संपर्क बिंदु को कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी कि ये हो गया सी।
और टिटेनी होता है लो कैल्शियम लेवल से, कम कैल्शियम स्तर से, यानी ये हो गया डी। तो करेक्ट सीक्वेंस आ जाता है बी ए सी डी, यानी कि हमें देखने को मिल रहा है बी ए सी डी, यानी हमारा करेक्ट आंसर है इसमें सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड, इन्होंने शब्द लगाया है नॉट रिलेटेड, मतलब इसका संबंध नहीं है ना, कि निम्न में से कौन सा कथन संबंधित नहीं है, लेकिन हमें यह भी पता करना किससे संबंधित नहीं है, चिकनी पेशियों से, स्मूथ मसल से। जो है पढ़ते हैं, अनस्ट्रेटेड अपीयरेंस, यह अरेखित दिखती है, यहां ये बात सही है, क्योंकि रेखित में हम लोग जानते हैं कंकालीय और जो हृदय पेशियां हैं, जो स्केलेटल और जो कार्डियक मसल फाइबर होते हैं वो स्ट्रेटेड या रेखित होते हैं, लेकिन जो चिकनी पेशियां हैं वो कैसी होती है, अरेखित होती है। दूसरे में कहा गया है दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये पेशियां आहार नाल की दीवारों में उपस्थित होती है, ये बात भी सही है। इन्हें चिकनी पेशियों के साथ साथ अंतरांगी पेशियां भी कहते हैं, क्योंकि ये अंदरूनी अंगों की भित्ति में पाई जाती है, मतलब ये बात भी क्या है, सही है। दीज मसल्स नेवर गेट फटीग, क्योंकि इनका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है। और इंटरकैलेटेड डिस्क, पहले भी यही पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो लक्षण है किसका, कार्डियक मसल्स का। यहां पर लिखा है कि संचार के लिए कोशिकाओं के बीच इंटरकैलेटेड डिस्क उपस्थित होती है, तो जी नहीं, ये इंटरकैलेटेड डिस्क उपस्थित नहीं होती है, नहीं होती है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, पेशीय संकुचन के दौरान कौन सा प्रक्रम नहीं होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर, तो हमारे काम का शब्द है ये डज नॉट, नहीं होता है, मतलब ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनमें से कोई पॉइंट ऐसा है जो गलत है। पहले में दिया गया है एच जॉन डिसअपियर, कि एच क्षेत्र जो है वो गायब हो जाता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। पेशीय संकुचन के दौरान एच क्षेत्र जो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ए बैंड वाइडन्स, के ए पट्टी का फैलना, जी नहीं, ये बात नहीं है ना, कि ए पट्टी जो है वो ज्यों की त्यों रहती है, उसकी चौड़ाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसकी लेंथ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, मतलब ये हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। आई बैंड रिमेन सेम, कि आई पट्टी कैसी रहती है, समान रहती है, जी नहीं, आई पट्टी कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है, मतलब ये बात भी कैसी है हमारे लिए, गलत है, मतलब हमारे लिए पास 2 पॉइंट हो गए, बी और सी। नेक्स्ट है जेड लाइन अटैच टू एक्टिन आर पुल्ड इनवर्ट्स, कि एक्टिन के साथ जुड़े जेड रेखा का अंदर की ओर खींचना, तो हाँ जेड लाइन दोनों पास पास आती है और कुल मिलाकर सार्कोमियर की लंबाई कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। ई स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, एक्टिन हाइड्रोलाइजेज एटीपी, कि एक्टिन जो है वो वहां पर एटीपी टूट रहा है, तो ऐसा नहीं है, एटीपी जो टूटता है वो टूटता है मायोसिन पर, इसलिए ये स्टेटमेंट भी कैसा है, गलत है, मतलब हमारा बी सी और ई क्या है, गलत है, जो गलत है वही हमारा सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज ए प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, यहां पर ये शब्द याद रखिएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर, कि निम्न में से किसमें वंशागत विकार के कारण कंकाल पेशियों का अनुक्रमित हपराशन होता है, तो ये लक्षण है किसका, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, पेशीय दुष्पोषण का, है ना, एनसीईआरटी में इसकी परिभाषा दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट, देखिए लॉन्गेस्ट बोन जो है हमारे शरीर की वो है फीमर, मतलब ये तो आ जाएगा हमारे पास क्या, 4। फाइब्रस जॉइंट जो बनता है वो बनता है कहां पर, क्रेनियम में, मतलब ये आ जाएगा 3rd। थिन फ्लैट बोन जो है वो हमारी है कौन, वो है हमारी रिब्स, मतलब ये हो जाएगा 2nd। और वर्टिब्रल कॉलम में क्या होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, मतलब ये हो जाएगा 1st। मतलब करेक्ट सीक्वेंस हमारे पास क्या है, 4 3 2 1, जो हमें देखने को मिल रहा है 4 3 2 1, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड, एक काम का पॉइंट ये निकल के आया कि एक ऐसा हार्मोन जो कार्य कर रहा है किस पर, मेमोरी ग्लैंड पर, कि निम्न में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों पर
ये काम हो गया। दूसरा क्या कार्य कर रहा है वो भी देख लेते हैं। एंड स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्वोलाई एंड मिल्क सिक्रेशन, कूपिका के निर्माण तथा दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। तो ये कार्य है किसका? प्रोजेस्टेरॉन का। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसके बारे में, एक बार रीड करना आप लोग उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम? इम्यून सिस्टम में आप जानते हैं एक ग्लैंड है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड से निकलता है क्या? मेलेटोनिन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है मेलेटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीटीएच, पीटीएच जो है उसका पूरा नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन। क्या नाम है इसका? पैराथायरॉयड हार्मोन। कि पीटीएच किसके साथ मिलकर शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पीटीएच प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी अलोंग विद विच हार्मोन? आप जानते हैं कि पीटीएच जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है, और उसमें जो आप देखेंगे कि पैराथायरॉयड ग्लैंड स्थित होती है कहां पर? थायरॉयड ग्रंथि में। वहां से भी एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कैल्सिटोनिन, मतलब ये किसके लेवल को मेंटेन रखने में पार्टिसिपेट कर रहा है? कैल्शियम के। तो इसका सही आंसर है टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following hormones stimulate the let down? देख, मिल्क लेट डाउन हार्मोन जो कहा जाता है वो कहा जाता है ऑक्सीटोसिन को। कि निम्न में से कौन सा एक हार्मोन बच्चे के दूध पीने के समय मां के स्तनों से दूध के लेट डाउन, स्रावण को प्रेरित करता है? तो इसका आंसर है क्या? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द कॉलम, फिर से कॉलम है, यहां पर कुछ ग्लैंड्स, ग्रंथियां दी गई हैं और यहां पर उनसे संबंधित कुछ रोग दिए गए हैं। एड्रिनल ग्लैंड, इसकी जब कमी हो जाती है तब बीमारी आती है एडिशंस, मतलब ये हो जाएगा 4। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में अगर आप देखें तो यहां से आप इंसुलिन निकलता है और इंसुलिन की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस, मतलब ये हो सकता है 5। प्यूटिटरी से हमारे पास अब बचा क्या? एक बचा ग्रेप्स, एक बचा डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस की अगर हम बात करें तो पश्च पीयूष ग्रंथि से, पोस्टीरियर प्यूटिटरी से एडीएच निकलता है और एडीएच की कमी से होता है डायबिटीज इंसिपिडस, मतलब ये हो जाएगा 2। और थायराइड के लेकर हमारे पास एक बचा एक्रोमेगाली, एक बचा ग्रेव्स डिसीज, तो ये हो जाएगा ग्रेव्स डिसीज। मतलब हमारे पास सीक्वेंस जो आ सकता है 4 5 2 1। क्या ऐसा देखने को मिल रहा है कहीं पर? 4 5 3 1 है। अगर हम 4 बाय पिट्यूटरी को देखें, हाँ बिल्कुल, एक्रोमेगाली भी जो है जीएच की अधिकता से होता है, तो बिल्कुल यहां पर 3 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों ही ऑप्शन उसके लिए सही है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 4 5 3 1, मतलब हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है इसमें सी। ऐसा नहीं है कि अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो भी सही है, लेकिन कभी कभार हमें आंसर जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है मैच दी हार्मोन्स गिवन इन कॉलम 1 विद द टर्म्स। एडीएच कहां से निकल रहा है वो देखना है और उससे संबंधित टर्म क्या है। एडीएच जो है अगर हम देखें इसकी कमी से तो ये रोग हो रहा है एसीटीएच, ये निकलता है कहां से? ये निकलता है पिट्यूटरी से, मतलब ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट। एडीएच की कमी से क्या हो रहा है? डिजीज डायबिटीज इंसिपिडस। एल्डोस्टेरोन हमारा क्या है? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है, मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या? सेकंड। इंसुलिन की कमी से क्या हो रहा है? डायबिटीज मेलाइटस। और एडिलिन हमारा क्या कराता है? वैसो कंस्ट्रिक्शन कराता है, मतलब ये हो गया हमारा 5th। तो करेक्ट सीक्वेंस हमारा निकल के आ रहा है 4 1 2 3 5, जो हमें देखने को मिल रहा है 4 1 2 3 5, मतलब हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? इसमें सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन और रीजन का, कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन, अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस की, कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। ये बात सही है कि हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन अग्र पीयूष को निवाहिका तंत्र, पोर्टल सिस्टम द्वारा कंट्रोल करते हैं, जबकि एनसीईआरटी ने लिखा है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट कंट्रोल में होती है किसके? हाइपोथैलेमस के। Next, the hormones produced by hypothalamus are of two-time releasing hormone and the inhibiting hormone which act on pituitary gland। मतलब ये बात बिल्कुल सही है
कि आपने कहा कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी को, कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, दो प्रकार के हार्मोन निकाल के, या तो वहां पर जो है हाइपोथैलेमस उत्पादित हार्मोन क्या कर रहे हैं, उत्तेजन करने वाले हैं या फिर अवरोध करने वाले हैं। मतलब हमारा कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। बोथ assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of assertion। कि कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वंस ओनली। ये है हमारे स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं और हमें ढूंढना है इनमें से करेक्ट वाले। कि एक्रोमेगेली इज ड्यू टू हाइपर सीक्रेशन ऑफ एसटीएच, ये बात बिल्कुल सही है कि अतिकायता एसटीएच के अतिस्रावण की वजह से होती है, बात सही है, लेकिन वो बाल्यावस्था में नहीं होती है, वो वयस्क अवस्था में होती है, वो चाइल्डहुड स्टेज में नहीं होती है, वो एडल्ट कंडीशन में होती है। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। इन अडल्टहुड स्टेज हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज मिक्सोडीमा, ये बात सही है, बिल्कुल है कि मिक्सोडीमा जो है वो अडल्ट स्टेज में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉज एडिसन्स डिसीज, के हाइपर सीक्रेशन की वजह से एडिसन्स डिसीज होती है, ऐसा नहीं है, ये हाइपो सीक्रेशन की वजह से होता है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अति नहीं अल्प श्रावण से होता है। मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा कैसा है, गलत है। एट द टाइम ऑफ फिजिकल लेबर और फास्टिंग, कि जब हम जो है शारीरिक श्रम या उपवास करते हैं तो टेकिंग ऑफ इंसुलिन इंजेक्शन, देखिए जब आप व्रत रख रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी को जो है ग्लूकोज की धीमे धीमे क्या हो रही है, कमी हो रही है, और उस पर आप इंजेक्शन ले रहे हैं किसका, इंसुलिन का, और इंसुलिन का कार्य क्या होता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करना। वैसे ही आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है और इंसुलिन का इंजेक्शन लेने के बाद बॉडी में ग्लूकोज का लेवल और ज्यादा कम हो जाएगा। इसे कहा जाता है कैन कॉज इंसुलिन शॉक, कि इंसुलिन आघात हो सकता है। तो हाँ, ये बात भी कैसी है, सही है। मतलब हमारे कितने स्टेटमेंट सही हैं इसमें, दो, एक बी और एक डी। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ इंसुलिन हार्मोन, कि इंसुलिन हार्मोन जो है सुचारू रूप से कार्य ना कर पाने के कारण, ये हो गया। इंसुलिन के कार्य याद है, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। What effect would be on blood sugar and disease occur? देखिए इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है वो होता है डायबिटीज मेलाइटस। मतलब अगर हमें कुछ भी नहीं पता है तो कुल मिला के हमारे पास दो चीजें तो है कि आंसर या तो इसमें से आएगा या फिर ये वाला आएगा, या तो डायबिटीज मेलाइटस हमारा ए वाला होगा या फिर सी वाला। लेकिन अगर वो कम नहीं कर पा रहा है, कम करता है मतलब वो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कराता है, और अगर इंसुलिन नहीं निकलेगा तो क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। इसे कहा जाएगा हाइपरग्लाइसीमिया। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद हाइपोसीक्रेशन, अभी जैसा कि क्वेश्चन मिला सेम लगभग वैसा के वैसा ही है कि नॉट रिलेटेड विद हाइपोसीक्रेशन। हाइपोसीक्रेशन मतलब इंसुलिन कैसा निकल रहा है, कम निकल रहा है। इंसुलिन कम निकल रहा है मतलब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा मतलब वो हाइपोग्लाइसीमिया कॉज नहीं करवा सकता। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा, वो क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, एनसीईआरटी ने सीधे सीधे लिख दिया है कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन को दोनों को मिलाकर कहा जाता है कैटेकोलामिन्स। सबसे सरलतम सवालों में से एक है ये, डायरेक्ट फुल टॉस क्वेश्चन, एकदम लड्डू छाप। नेक्स्ट, एसर्शन और रीजन। स्टीरॉयडल हार्मोन मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। जी हां, एनसीईआरटी ने दो टाइप की क्रियाविधि दी है। एक में कहा गया है कि अगर उनके रिसेप्टर हो कहां, झिल्ली पर, मेम्ब्रेन पर, और एक उनके रिसेप्टर हो कहां, केंद्रक के अंदर। एनसीईआरटी ने यह भी लिख के दिया है कि अधिकांश प्रोटीन हार्मोन जो है उनके रिसेप्टर कहां होती हैं, झिल्ली पर, और जो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं वो जिनके ग्राही कहां होती हैं, केंद्रक के अंदर। वो कैसे रेगुलेट करते हैं, जीन एक्सप्रेशन से। कि स्टीरॉयड हार्मोन जीनोमिक अभिव्यक्ति को नियमित करते हैं, ये बात सही है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इंटरैक्ट विद द जीनोम, ये मिल गया आंसर कि वो किससे इंटरैक्ट करते हैं,
जीनोम से टू रेगुलेट क्रोमोसोमल फंक्शंस। कि स्टीरोडल हार्मोन गुणसूत्रों के कार्यों को नियमित करने के लिए जीनोम, ये रही काम की चीज, के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट, जी नहीं, अपन को करेक्ट वाला चुनना है। तो आंसर आ जाएगा इसका डी कि both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion, कि दोनों कथन एवं कारण सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हार्मोन्स आर न्यूट्रिएंट केमिकल्स, जी नहीं, ऐसा नहीं है। हार्मोन जो है वो न्यूट्रिएंट नहीं, नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स होते हैं विच एक्ट एज इंट्रासेलुलर, ये भी गलत है, वो इंटरसेलुलर मैसेंजर के रूप में कार्य करते हैं एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। द न्यूरल सिस्टम, यहां पर देखिए कि हार्मोन पोषक रसायन होते हैं जबकि एनसीईआरटी ने लिखा है ये अपोषक रसायन होते हैं जो अंतराकोशिकीय संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं और बहुत कम मात्रा में निकलते हैं। तो अंतरा नहीं है, वो अंतर है। द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम सेपरेटली रेगुलेट द फिजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र शरीर में सारे कार्यों को अलग अलग, जी नहीं, दोनों मिलकर के काम करते हैं, है ना, दोनों मिलजुल के काम करते हैं। मतलब हमारे दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, दोनों कथन कैसे हैं, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया इपिनेफ्रिन रेगुलेट ऑल द फंक्शंस एक्सेप्ट। ये इपिनेफ्रिन जो भी डर के समय हमें फील होता है, अगर आपको याद हो इपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन को हमने ट्रिपल एफ हार्मोन भी कहा था, फियर, फाइट और फ्लाइट। क्या नहीं करवाता है ये, पायलो इरेक्शन, जी हां बिल्कुल करवाता है, रोंगटे खड़े हो जाते, बोलते ना कि डर की वजह से रोंगटे खड़े हो गए। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का टूटना, हाँ ग्लाइकोजन टूटेगा तभी ग्लूकोज बनेगा और जब ग्लूकोज बनेगा तो भागने के लिए क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। ग्लाइकोजेनेसिस, जी नहीं, ग्लाइकोजन का निर्माण नहीं करवाता, मतलब ये वाला स्टेप नहीं करवाता, मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी ग्लाइकोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले में लिखा गया है आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट ढूंढना है, किसके रिगार्डिंग में ढूंढना है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ढूंढना है कि पीयूष ग्रंथि के संबंध में सही कथन को पहचानिए कि ओनली एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज अंडर द रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। काफी हद तक बात सही है, सिर्फ एक वर्ड को छोड़ के, उन्हें ओनली नहीं लगाना था। अगर वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए बोलते तो बात सही थी, लेकिन उन्होंने जो केवल शब्द लगाया ना कि केवल अगर पीयूष, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी ने यह भी लिखा है कि पश्च पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के सीधे नियंत्रण में होती है, पोस्टीरियर ग्लैंड इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स एंटीरियर पिट्यूटरी बाय डायरेक्ट, ये बात भी नहीं है क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट में नहीं है, डायरेक्ट में कौन है, पोस्टीरियर है। कि अगर पीयूष ग्रंथि का तंत्रिकीय नियमन सीधे सीधे नहीं है, हाइपोथैलेमस द्वारा नहीं है। कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज प्रोलैक्टिन, ये बात भी नहीं है कि पश्च पीयूष ग्रंथि से प्रोलैक्टिन नहीं निकलता है, प्रोलैक्टिन निकलता है अग्र पीयूष ग्रंथि से। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ओनली स्टोर एंड रिलीज, के पश्च पीयूष ग्रंथि हार्मोन का केवल संग्रहण करती है और स्रावन, निर्माण नहीं करती है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन बन के आते हैं कहां से, हाइपोथैलेमस से। मतलब हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, फिर से हमें करेक्ट ढूंढना है कि डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, ठीक है, मे लीड टू एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस, कि ईस्ट्रोजन का निम्न स्तर, ये बात सही है, बढ़ती उम्र में होने वाली अस्थि क्षरण हेतु उत्तरदायी है, ये बात भी सही है। एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड लीड्स टू इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स, ये बात भी सही है कि यूरिक अम्ल का जोड़ों में संग्रहण होने वाला शोध रिमोटॉइड अर्थराइटिस, जी नहीं, वो रिमोटॉइड अर्थराइटिस नहीं है, वो है गाउट। क्या है वो, गाउट है। मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये हो गया गलत। इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग एनएमजे, कि इम्यून सिस्टम जो एनएमजे को इफेक्ट करता है इज कॉल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जी नहीं, उसका नाम है माइस्थीनिया ग्रेविस। क्या नाम है उसका, माइस्थीनिया ग्रेविस। मतलब ये स्टेटमेंट भी कैसा है, गलत है। एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन एंड सोडियम आयन कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस, तो ऑस्टियोपोरोसिस
सोडियम और कैल्शियम की अधिकता, तो अधिकता नहीं है एक्चुअली उनकी क्या होती है, कमी होती है। मतलब ये बात भी कैसी है, गलत है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रे कलर ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात करें तो उसका ग्रे कलर क्यों होता है, क्योंकि वहां पर सेल बॉडी ज्यादा एक्यूमुलेट होती है और सेल बॉडी में पाया जाता है निसिल ग्रेन्युल जो उसे ये कलर प्रोवाइड करवाता है। इज ड्यू टू मोर कंसंट्रेशन ऑफ, कि किसके अधिक सांद्रण के कारण प्रमस्तिष्क वलकुट का रंग जो है वो धूसर होता है। माइलिनेटेड एक्सोन एंड सेल बॉडी, जी नहीं, एक्सोन अंदर रह जाएंगे। माइलिनेटेड एक्सोन, एक्सोन का कोई रोल नहीं है। सही आंसर है इसमें क्या, केवल कोशिका काय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, हमें ढूंढना है ये गलत, वो भी किसके रिगार्डिंग में, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, कि निम्न में से कौन सा कथन विद्युतीय सिनेप्स के लिए कैसा है, असत्य है। क्या क्या पॉइंट है, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, कि विद्युतीय धारा सीधे सीधे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक प्रवाहित हो सकती है। हाँ, उसमें ऐसा ही होता है क्योंकि उनके बीच में क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो होती है वो नहीं पाई जाती है। दीज साइनेप्स आर रेयर इन अवर बॉडी, ये बात भी सही है कि ये सिनेप्स हमारे शरीर में दुर्लभ होते हैं। एनसीईआरटी ने बिल्कुल लिख के दिया है कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हमारे शरीर में बहुत कम पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन और प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, कि ये पूर्व और पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां एक दूसरे के समीप स्थित होती हैं, ये बात एकदम सही है। दे कैन बी इजिली कंट्रोल्ड, ये बात गलत है, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये लाइन एक्चुअली में केमिकल सिनेप्स, रासायनिक सिनेप्स के लिए है। मतलब हमें ढूंढना था क्या, फॉल्स, और ये रहा हमारा क्या, फॉल्स। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास क्या, डी। नेक्स्ट, ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए स्टिमुलस ऑन द एक्सोनल मेम्ब्रेन, के जैसे ही आप एक्सोन की मेम्ब्रेन को स्टिमुलस देते हैं उनमें क्या होता है, उनमें होता है देयर इज ए रैपिड इनफ्लक्स, इनफ्लक्स होता है, इनफ्लक्स होता है, लेकिन किसका, सोडियम आयन का। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें, सी, वहां पर सोडियम आयन का तेजी से अंतर प्रवाह होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, हमारे लिए काम की चीज ये रही, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर ए क्विक, ये शब्द भी सही है, कोऑर्डिनेशन, कि तंत्र की तंत्र तीव्र समन्वय के लिए, ये बात सही है। बिंदु दर बिंदु संबंध का संगठित जाल बनाता है, ये बात भी सही है। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स, ये बात भी सही है कि अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन द्वारा रासायनिक अंतर संबंध प्रदान करता है, ये बात सही है। मतलब हमारे दोनों कैसे हो गए, सही हो गए, और हमें ढूंढना कौन सा था, गलत वाला, फॉल्स, असत। सी में लिखा है द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स, जी नहीं, वहां पर लोअर इनवर्टिब्रेट की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक्चुअली में वहां पर क्या है, सिंपल है। वहां पर जो उन्होंने लिखा निम्न अकशेरुकियों में तंत्र की संगठन अधिक जटिल, जटिल नहीं है, वहां पर सरल है। तो ये हो गया हमारा गलत, जो हमारा गलत है एक्चुअली में वही हमारा सही है। जो बाकी का उन्होंने लिखा है द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इंक्लूड सीएनएस एंड पीएनएस, तो हाँ, हमें सीएनएस और पीएनएस दोनों ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें यहां पर ढूंढना है एक सही कथन कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। कि इन पीएनएस ओनली नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर फाउंड, कि परधीय तंत्र का तंत्र में केवल माइलिन आच्छादित विहीन न्यूरॉन पाए जाते हैं, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन वहां पर पाए जाते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन में हमें क्या दिया गया है कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक है सीएनएस और एक है पीएनएस, है ना। जहां पर पीएनएस में हमारे पास आ जाती है क्रेनियल नर्व्स और आ जाती है स्पाइनल नर्व्स। पीएनएस को यहां पर फिर से दो भागों में बांटा गया है, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोनॉमिक, स्वायत्त तंत्र का तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जब क्लासिफाई किया गया है माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड का, तो उन्होंने कहा है कि क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व जो होती है ये होती है माइलिनेटेड,
और सोमेटिक और ऑटोनोमिक जो होती हैं वो होती है नॉन माइलिनेटेड। यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिनेटेड भी मिलती हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नॉन माइलिनेटेड भी देखने को मिलती हैं। मतलब यहां जो लिखा है ना कि केवल माइलिन आच्छादित विहीन होती है, ऐसा नहीं है। जबकि सीएनएस की बात करें, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर फाउंड, ऐसा नहीं है। सीएनएस में केवल माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। जबकि इन पीएनएस माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर फाउंड, जैसा कि अभी आपको बताया कि पीएनएस में माइलिनेटेड भी है और नॉन माइलिनेटेड भी है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें ढूंढना है एक गलत कथन रिगार्डिंग सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो अभी आपको एक चार्ट बना के दिखाया था कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम कायिक तंत्र का तंत्र के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। पहले में दिया गया है रिले इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल, ये बात सही है कि यहां पर जो आवेग हैं वो सीएनएस से कहां जाते हैं, कंकाली पेशियों को। मतलब इनकी क्रियाविधि कैसी होती है, ऐच्छिक होती है, वॉलंटरी होती है। नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स इंक्लोज्ड बाय स्वान सेल, कि माइलिन आच्छादित विहीन तंत्र का तंतु श्वान कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। देखिए जहां पर उन्होंने माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड का जिक्र करा है वहां पर उन्होंने लिखा है कि माइलिन का निर्माण श्वान कोशिकाएं करती हैं। जब नॉन माइलिनेटेड का जिक्र करा है वहां पर क्या लिखा है कि नॉन माइलिनेटेड तंत्र का तंतु के चारों तरफ भी श्वान कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन वो माइलिन का निर्माण नहीं करती है। तीसरे में कहा गया कंटेंस नॉन माइलिनेटेड, मतलब ये बात कैसी है, सही है कि नॉन माइलिनेटेड पाए जाते हैं। चौथे में जो लिखा है कि माइलिन इज सिंथेसाइज, के आच्छाद युक्त तंत्र का तंतुओं में माइलिन का संश्लेषण ओलिगोडेंड्रोसाइट करती हैं जो है, तो ऐसा नहीं है। अभी आपने कहा कि सोमैटिक में कैसे पाई जाती हैं, नॉन माइलिनेटेड पाई जाती है, माइलिनेटेड वहां पर देखने को नहीं मिलती। लेकिन फिर भी जहां माइलिन के निर्माण की बात होती है तो सीएनएस में इसका निर्माण करती है कौन, ओलिगोडेंड्रोसाइट, जो यहां लिखा है। जबकि आप जानते हैं कि सोमैटिक किसका भाग है, पेरिफेरल का, कि अगर वहां माइलिन का निर्माण करती भी है तो कौन करती है, स्वान सेल करती है। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत है और जो गलत है वही हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है फाइंड आउट द करेक्ट लेबलिंग इन फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, के प्रवाह आरेखीय निरूपण में सही चित्रण का पता लगाइए। इन्होंने आर से रिप्रेजेंट किया है रिपोलराइजेशन को, पी से किया है पोलराइजेशन को और डी से किया है डिपोलराइजेशन को। अब हमारे पास स्टेप क्या है कि अगर हम पोलराइज कंडीशन को पहले मानते हैं कि हमारे पास मान लो कोई एक एक्सॉन की झिल्ली है जहां पोलराइजेशन हो रहा है, जहां डिपोलराइजेशन हो रहा है और जहां रिपोलराइजेशन हो रहा है। पोलराइज कंडीशन में क्या होता है, झिल्ली की बाहरी सतह पर धनावेश होता है और आंतरिक सतह पर इनर मेंबर पर नेगेटिवली चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। डिपोलराइजेशन के दौरान, विध्रुवण के दौरान बाहरी झिल्ली जो होती है वो ऋणात्मक हो जाती है और आंतरिक जो होती है वो धनात्मक हो जाती है। जबकि रिपोलराइजेशन में क्या होता है, दोबारा से फिर से बाहर धनात्मक आवेश आ जाता है और अंदर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। यानी कि पी में हमारे क्या होगा, बाहर धन होगा, जबकि यहां पी में बाहर क्या दिख रहा है, ऋण दिख रहा है। यहां पी में बाहर क्या दिख रहा है, ऋण दिख रहा है। मतलब हमारा आंसर ए और सी में तो नहीं हो सकता, हमारा आंसर या तो बी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। लेकिन जब हम नर्व कंडक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास सीक्वेंस क्या मिलता है, पी डी आर, फिर से पी डी आर, कहीं से भी आप उठा सकते हैं जो है। जैसे उन्होंने यहां पर कहा है पी डी पी कि पोलराइज कंडीशन है, फिर डिपोलराइज्ड है, फिर पोलराइज्ड है, तो ऐसा नहीं है। या तो आप यहां से ले लो जैसे अपन ने कहा रिपोलराइज, फिर डिपोलराइज और फिर पोलराइज कंडीशन। कि रिपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, यहां पर बाहर धन है अंदर ऋण है। डिपोलराइजेशन में यहां पे क्या हो रहा है, बाहर ऋण है अंदर धन है। और पोलराइज कंडीशन में फिर से क्या हो रहा है, बाहर धन है और अंदर ऋण है। मतलब हमारा करेक्ट वाला कौन सा है, डी है। यानी हमारा करेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है न्यूरोनल माइलिनेटेड एक्सॉन एंड सेल बॉडीज आर फाउंड इन। आप जानते हैं कि ब्रेन में दो भाग है। अगर हम सेरिब्रम की बात करें, बाहरी भाग को अपन कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग जो होता है वहां पर आ जाता है हमारा डायनसेफेलॉन। ठीक है, पहले में उन्होंने कहा सेरिब्रम, सेंट्रल में क्या है, वहां पर ग्रे मैटर है। देखो सेंट्रल और पेरिफेरल शब्द नॉर्मली हम तब इस्तेमाल करते हैं
जब कोई भाग केंद्र में होता है और कोई उसे चारों तरफ से कवर करता है, तब भाग क्या बोलते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। लेकिन ब्रेन में क्या होता है, बाहर सेरिब्रम है और यहां पर हमारा डायनसेफेलॉन है, वो चारों तरफ से उसे कवर नहीं कर रहा है, तो वहां पर सेंट्रल और पेरिफेरल टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम टर्म इस्तेमाल करेंगे वहां पर आउटर और इनर, बाहरी और आंतरिक क्षेत्र। जब हम यहां पर सेरिब्रम की बात करते हैं तो सेरिब्रम में बाहरी भाग जो होता है वो होता है धूसर द्रव का ग्रे मैटर, और आंतरिक भाग जो होता है वो होता है श्वेत द्रव का व्हाइट मैटर। जो हमें देखने को मिल रहा है, सेरिब्रम इनर में व्हाइट मैटर है और आउटर में ग्रे मैटर है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट लेबलिंग फॉर गिवन डायग्राम, के दिए गए चित्र के लिए सही नामांकन को छाटिए। डायग्राम देखने पर हमें क्या पता चल रहा है कि ए वाला जो भाग है वो कहीं ना कहीं हमारा क्या है, थैलेमस है। सी वाला जो भाग हमें दिख रहा है वो कहीं ना कहीं हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस है। और बी वाला भाग हमारा क्या है, कहीं ना कहीं सेरिबेलम है। हमें इनके सही कार्य को पहचानना है। आप जानते हैं कि थैलेमस एक रिले सेंटर, एक प्रसारण केंद्र की तरह कार्य करता है, जो आने वाली और जाने वाली सूचनाओं का मिलन स्थल होता है। जो हमें देखने को मिल रहा है कहां पर, सी में, कि हमारा ए मतलब क्या, थैलेमस। थैलेमस हमारा क्या है, रिले सेंटर है। बी हमारा क्या है, सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारा क्या है, मसल कोऑर्डिनेशन, इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मसल्स, ये हो जाएगा। और सी हमारा क्या है, हाइपोथैलेमस। आपने पढ़ा होगा कि हाइपोथैलेमस में भूख और प्यास के केंद्र पाए जाते हैं। तो हमें भूख क्यों लगती है, एपेटाइट सेंटर की वजह से। जब हम खाना खा लेते हैं तो वो सटाइट हो जाता है, शांत हो जाता है। मतलब सेटिस्फेक्शन सेंटर कहां है, संतुष्टि सेंटर कहां है, हाइपोथैलेमस में है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारा सही चीज क्या है इसमें, कि हमें एक सही कथन को ढूंढना है। एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा। नॉट वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका उल्टा, कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से तंत्र का नियमन होता है मगर इसका उल्टा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। न्यूरल न्यूरॉन्स रेगुलेट एंडोक्राइन एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा, कि तंत्रिकाओं से अंतःस्रावी क्रिया का नियमन होता है मगर इसका उल्टा नहीं होता, ये बात भी सही नहीं है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी एंड नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स एंडोक्राइन ग्लैंड, के अंतःस्रावी ग्रंथियों से तंत्रिका क्रिया का नियमन होता है और तंत्रिका तंत्र से अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियमन होता है। मतलब हमारा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन अवर हार्ट। हार्ट में इनवॉलेंट्री है, ये बात सही है। कि हृदय में अनैच्छिक है, सही है। बट अनस्ट्रेटेड स्मूथ मसल, ये बात गलत है। वहां पर चिकनी अरेखित पेशियां नहीं है, बल्कि वहां पर जो है रेखित पेशियां पाई जाती हैं। दूसरा, इंटेस्टाइन इज स्ट्रेटेड, ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटेस्टाइन में जो होती है वो चिकनी और अरेखित होती हैं। यहां पर लिखा है कि यहां पर रेखित है, जी नहीं, वो अरेखित है और वो अनैच्छिक है, ये बात सही है। थाई इज स्ट्रेटेड एंड वॉलेंट्री, हाँ ये बात सही है। कि जांघों में कैसी है, रेखित है, क्योंकि कंकाली पेशियां है। ऐच्छिक है, बिल्कुल, कंकाली पेशियां कैसी होती है, ऐच्छिक। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इनमें से कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इनमें देखें, माइस्थीनिया ग्रेविस, जी हाँ बिल्कुल है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस, इसका जिक्र भी एनसीईआरटी ने करा है, बिल्कुल करा है। गाउट, जी नहीं, गाउट जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, थोड़ी देर पहले ही मिला था। एसएलई, हाँ ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल है। ये वाले ऑप्शन में आप देखें तो ए, बी और ई, ये तीनों हमारे क्या है, ये तीनों ही हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कौन कार्य नहीं कर सकता है, तो वहां पर कॉर्टिसोल नहीं करता है। बाकी के सारे न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कार्य कर सकते हैं। और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, देख लेते एक बार, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स और रीजन्स इज करेक्टली पेयर्ड विद इट्स फंक्शंस, के
इनमें से निम्न में से कौन सी संरचनाएं अथवा क्षेत्र उसके कार्य से गलत रूप से युग्मित है, हमें ढूंढना है ये। और रीजन इज इनकरेक्टली, हमें ढूंढना है ये। पहले में दिया गया है मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल्स रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, कि मेडुला ऑब्लंगेटा श्वसन नियमन केंद्र है, हृदय नियमन केंद्र है, मतलब ये बात हमारी कैसी है, सही है, लेकिन हमें ढूंढना कौन सा है, इनकरेक्ट। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन एंड कंट्रोल्स मूवमेंट, जी नहीं, ये उसका कार्य नहीं है, मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी है। लेकिन फिर भी बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ये भी करता है, हंगर एंड थर्स्ट, ये भी करता है। तो ये हाइपोथैलेमस के कार्य हैं कि हाइपोथैलेमस विमोचन हार्मोनों का उत्पादन करता है, बिल्कुल करता है। इसके अलावा तापमान, भूख और प्यास का नियंत्रण भी करता है, ये भी करता है। कॉर्पस कैलोसम एक बैंड है ऑफ फाइबर कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जी हाँ, कि कॉर्पस कैलोसम एक कमिश्योर है जो बाएं एवं दाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ने वाले तंतुओं की पट्टी है। मतलब हमारा सही आंसर क्या है इसमें, बी है। आप एक बार जाकर के आंसर की चेक करिए। आपके लिए अगले टेस्ट पेपर के लिए गुड लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।